कॉन्सर्ट में मैं स्टेज पर खड़ी पतली कमर और लंबी टांगों वाली महिला स्टार को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, मिस आप बहुत खूबसूरत हैं, हमें अपनी टांगें दिखाइए। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे बगल में बैठे दोस्त ने तुरंत मेरा मुंह ढक लिया। ये लाइव प्रसारण है, क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी पत्नी जलन महसूस करेगी? उसकी हैरानी भरी बात सुनकर भी मैं पूरी तरह बेफिक्र था। मैं अब भी मंच पर खड़ी महिला स्टार की ओर आंख मार रहा था। मेरी कोई पत्नी नहीं है, हमारा तलाक हो चुका है। क्या? मेरे दोस्त को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। 10वां दिन है, मैंने मुस्कुराते हुए उसके कान में जोर से कहा। मैंने कहा था कि मैंने देश की सबसे अमीर महिला से तलाक ले लिया है। लेकिन जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। चारों ओर बैठे लोग मेरी पीठ के पीछे किसी चीज को घूर रहे थे। मेरा दोस्त घबराकर लगातार इशारे कर रहा था। तब जाकर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरे सीने में घबराहट की एक लहर उठी। मैंने अनायास ही पीछे मुड़कर देखा। टिमटिमाती रोशनी के बीच वह महिला हल्का सा सिर उठाए खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मुझे घूर रही थी। वह ऐसी लग रही थी जैसे पागल हो चुकी हो। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ। अपने पिछले जीवन में मेरा और सुन आनयांशी का व्यापारिक विवाह हुआ था। हमारे एक बेटा और एक बेटी थे। लेकिन हम 62 वर्ष की उम्र तक साथ रहे और कभी सच में खुश नहीं हुए, क्योंकि सुन आनयांशी के दिल में हमेशा उसके युवावस्था का पहला प्यार लू जियाओ बसा रहा। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि दोनों बच्चे भी लू जियाओ को ही ज्यादा पसंद करते थे। धीरे धीरे मुझे परिवार से दूर कर दिया गया। बुढ़ापे में मुझे अल्जाइमर रोग हो गया। सुन आनयांशी ने सम्मान का दिखावा करते हुए मुझे पुराने घर में अकेला छोड़ दिया। मेरे जन्मदिन के दिन मैंने कांपते हाथों से पत्नी और बच्चों को फोन किया। तब मुझे पता चला कि वे सब लू जियाओ के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रहे थे। मैंने खुद के लिए लंबी उम्र वाले नूडल्स बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बिगड़ती याददाश्त के कारण मैं गैस बंद करना भूल गया। जब आग की लपटों ने मुझे घेर लिया, तब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा थी, अगर अगला जन्म मिला तो मैं उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करूंगा। इसीलिए पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि तलाक के कागजात उठाए और उसके तथाकथित सफेद चांद यानी लू जियाओ के पास पहुंच गया। मैं तलाक चाहता हूं। सुन आनयांशी तुम्हारी है, दोनों बच्चे भी तुम्हारे हैं। लू जियाओ स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। मैंने शांत स्वर में आगे कहा, चूंकि वे सभी तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। तुम्हें बस सुन आनयांशी से इस पर हस्ताक्षर करवा देने हैं। कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। वह काफी देर तक तलाक के दस्तावेजों को घूरता रहा। आखिरकार उसने उन्हें अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कितने पुरुष तुम्हारी जगह पाने का सपना देखते हैं? जो चीज मैं एक बार हासिल कर लेता हूं, उसे दोबारा कभी नहीं छोड़ता। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। लू जियाओ खड़ा हुआ और उसने फोन करके सुन आनयांशी और दोनों बच्चों को बुला लिया। कांच की खिड़की के पार मैंने देखा कि सुन आनयांशी अपनी लंबी टांगों के साथ कैफे में दाखिल हुई। 6 साल का बेटा सोंगयान और 4 साल की बेटी सोंग शुआन जैसे ही लू जियाओ को देखा, तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके छोटे छोटे चेहरे उसके हाथों से लिपट गए और वे मीठी आवाज में बोले, अंकल जियाओ। सुन आनयांशी ने कोमल स्वर में पूछा, आज रात क्या खाना चाहते हो? फ्रेंच खाना या चीनी खाना? लू जियाओ हल्का सा मुस्कुराया और अपने बैग से तलाक के कागजात निकाल लिए। उससे पहले एक दस्तावेज है जिसे मैं चाहता हूं कि तुम देख लो। उसने हस्ताक्षर वाले पन्ने को खोलकर सामने रख दिया। मुझे एक विला पसंद आया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास पर्याप्त नकदी नहीं है। क्या तुम इस पर साइन कर दोगे? सुन आनयांशी ने बिना एक नजर डाले ही पेन उठाया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। हमारे बीच इतनी औपचारिकता क्यों मेरे प्यार? ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरे दिल को कसकर जकड़ लिया हो। इतना घुटन भरा दर्द था कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद मैंने घर की देखभाल करना बंद कर दिया। मैं अब सुबह 5 बजे उठकर बच्चों के लिए पौष्टिक नाश्ता नहीं बनाता था। मैं देर रात तक जागकर सुन आनयांशी का इंतजार भी नहीं करता था, ताकि उसके सामाजिक कार्यक्रमों से लौटने पर उसके लिए हैंगओवर सूप तैयार कर सकूं। शुरुआत में किसी ने इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन सोंगयान स्कूल के लिए देर से पहुंचा और शिक्षक से डांट खा गया। सोंग शुआन अपना होमवर्क नहीं ढूंढ पाए। सुन आनयांशी की घड़ी बंद हो गई। घर के नौकर चाकर घबराहट में इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए जिस तरह मैं सब कुछ संभालता था। रसोई में गंदे बर्तनों का ढेर लग गया। बच्चों के खिलौने पूरे बैठक खाने में बिखरे पड़े थे। इस्त्री किए हुए कपड़े भी पहले जैसी सफाई और सलीके वाले नहीं लगते थे। जो घर कभी पूरी तरह व्यवस्थित रहता था, वह धीरे धीरे अव्यवस्था से भर गया। एक दिन जब सुन आनयांशी ने बेडरूम का दरवाजा खोला, तब मैं खिड़की के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। वह दरवाजे पर खड़ी रही और धीमे स्वर में बोली, तुम ये सब कब तक करते रहोगे? मैंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूं। वह कुछ कदम आगे बढ़ी। उसके साथ देवदार की हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई।
तो फिर तुम घर का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? क्या तुम अब भी पिछली बात से नाराज हो? मैंने किताब एक तरफ रख दी। मैं नाराज नहीं हूं। थोड़ा रुककर मैंने शांत आवाज में कहा, बस अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं रही। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। दरवाजा अचानक खुल गया। सोंग यान और सोंग शुआन दौड़ते हुए अंदर आए। उनके छोटे छोटे चेहरों पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सोंग शुआन ने तीखी आवाज में कहा, पापा बहुत आलसी हैं, हमें अंकल जियाओ ही संभालें। सोंग यान भी तुरंत बोल पड़ा, अंकल जियाओ आपसे ज्यादा धैर्यवान हैं, आपसे ज्यादा मेहनती हैं और आपसे 10,000 गुना बेहतर हैं। सुन आन्यांशी की नजर लगातार मेरे चेहरे पर टिकी रही, मानो वह मेरे झुकने का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैंने केवल एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर तुम सबको लगता है कि वह इतने अच्छे हैं तो उन्हें यहीं ले आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कमरे का माहौल एक पल में जमसा गया। सुन आन्यांशी का चेहरा पूरी तरह सख्त पड़ गया। उसने मुझे आखिरी बार देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं अब भी अपने फैसले पर अडिग हूं, तो वह बच्चों को साथ लेकर बड़े बड़े कदमों से बाहर चली गई। उसी दोपहर मेरा फोन अचानक लगातार बजने लगा। सर, यंग मास्टर और यंग मिस को स्कूल में एलर्जी का गंभीर दौरा पड़ा है। एम्बुलेंस उन्हें अभी अभी अस्पताल लेकर गई है। मैं तुरंत अस्पताल की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तब तक दोनों बच्चों को इमरजेंसी रूम में ले जाया जा चुका था। सुन आन्यांशी गलियारे में खड़ी थी। उसका कोट लापरवाही से उसकी बांह पर पड़ा हुआ था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। सोंगशियान, आखिर तुम क्या कर रहे हो? मैं हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? सुन आन्यांशी एक कदम आगे बढ़ी। उन्हें आम से एलर्जी है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? फिर तुमने उन्हें आम का जूस क्यों पीने दिया? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कभी भी घर में आम नहीं लाता। पहली बार जब बच्चों को आम खाने के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, तभी से मैं बेहद सावधान रहा हूं। मैं बार बार सबको याद दिलाता था कि उन्हें आम बिल्कुल नहीं देना है। यहां तक कि मैं खुद स्कूल की कैंटीन का मेन्यू भी चेक करता था। ऐसी बुनियादी गलती मैं कैसे कर सकता हूं? सुन आन्यांशी ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक नर्स ने दरवाजा खोल दिया। बच्चों को होश आ गया है, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वार्ड में सोंग यान और सोंग शुआन बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे अब भी पीले पड़े हुए थे। हमें अंदर आते देख उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक चमकी। सुन आन्यांशी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ क्या हुआ था? दोनों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर अचानक दोनों ने एक साथ मेरी तरफ उंगली उठा दी। पापा ने किया था। उन्होंने जो पेस्ट्री खरीदी थी उसमें आम मिला हुआ था। मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। मैं अविश्वास से उन्हें देखने लगा। तुम लोग क्या कह रहे हो? सोंग शुआन कांपती हुई आवाज में रो पड़ी। पापा ने किया था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हमें आम से एलर्जी है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमें वह खाने दिया। सोंग यान ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने बहुत बुरा किया। मेरी उंगलियां दरवाजे की चौखट को इतनी मजबूती से पकड़ चुकी थीं कि वे सफेद पड़ गईं। सोंग यान, सोंग शुआन, क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? अभी इसी वक्त सच बताओ। अचानक सुन आन्यांशी उठ खड़ी हुई और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। सोंगशियान, क्या एक पिता ऐसे व्यवहार करता है? पहले बच्चों को नुकसान पहुंचाया और अब उन्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर भी कर रहे हो? क्या तुम सच में उनके पिता कहलाने के लायक हो? सोंग शुआन जोर जोर से रोने लगी। मम्मी, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। हम कैसे ठीक महसूस करेंगे? सुन आन्यांशी ने नरमी से उसके आंसू पोंछते हुए पूछा। तो बताओ, क्या करने से तुम्हें अच्छा लगेगा? सोंग यान ने लाल आंखों से मेरी ओर देखा। उन्हें भी आम से एलर्जी है। इन्हें भी आम का जूस पिलाओ। इन्हें भी वही दर्द महसूस होना चाहिए। मेरा दिल एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सुन आन्यांशी की आंखों में मौजूद ठंडक ने मेरे पूरे शरीर को कंपा दिया। एक बॉडीगार्ड ने मेरा ठोड़ी पकड़कर मेरा मुंह जबरदस्ती खोल दिया। फिर आम का जूस मेरे गले में उड़ेल दिया गया। मीठा तरल मेरे श्वास मार्ग में चला गया। मैं बुरी तरह खंसने लगा। मेरा गला जलने लगा। मेरी त्वचा पर लाल चकत्ते आंखों के सामने फैलने लगे। मेरा चेहरा सूजने लगा। सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। मैं दर्द से अपना गला पकड़कर तड़प रहा था। धुंधली होती नजरों से मैंने सुन आन्यांशी की तरफ देखा, लेकिन वह बस वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे मुझे रोकने या बचाने की कोई इच्छा नहीं थी। उधर दोनों बच्चे अब रो नहीं रहे थे। वे उत्साह से ताली बजा रहे थे। बिल्कुल सही हुआ। उन्हें भी दर्द सहना चाहिए। मेरी चेतना अंधेरे में डूबने से पहले आखिरी चीज जो मैंने देखी वह सुन आन्यांशी की बर्फ जैसी ठंडी निगाह थी। पता नहीं कितना समय बीत गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा गला अब भी जल रहा था। चेहरे पर एलर्जी के निशान अभी भी मौजूद थे। वार्ड के बाहर से परिचित आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह लू जियाओ और आन्यांशी थे। लू जियाओ की आवाज अपराध बोध से भरी हुई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि उन्हें आम से एलर्जी है। मैं तो बस उनके लिए जूस बनाना चाहता था। सुन आन्यांशी की आवाज असाधारण रूप से कोमल थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तुम्हें पता ही नहीं था? अगर मैं पहले आकर बात साफ कर देती तो यह गलतफहमी कभी पैदा ही नहीं होती।
लू जियाओ ने बेबस स्वर में कहा। यान यान, शुआन शुआन, तुम दोनों भी। यह सब मेरी गलती थी। मेरी रक्षा करने के लिए तुमने अपने पिता पर इल्जाम क्यों लगा दिया? तुरंत बच्चों की पछतावे भरी आवाज सुनाई दी। अंकल जियाओ, हमें पता है कि हमसे गलती हुई, सोंग शुआन सिसकते हुए बोली। लेकिन हमें पापा पसंद नहीं है, सोंग यान ने भी हामी भरी। हाँ, वह हमेशा हमें कंट्रोल करते रहते हैं, नाश्ता खाने से रोकते हैं, समय पर सोने के लिए मजबूर करते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमारे जीवन से चले जाए। मेरी उंगलियां बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ चुकी थीं। मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। ये वही बच्चे थे जिनकी परवरिश के लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। लेकिन इस जीवन में मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। 3 दिन बाद सोंग यान का जन्मदिन था। जन्मदिन की दावत शहर के सबसे शानदार होटल में आयोजित की गई थी। मैं एक कोने में खड़ा होकर सोंग यान और सोंग को देख रहा था। सोंग शुआन और सोंग यान दोनों लू जियाओ के हाथों को पकड़े हुए उसके चारों ओर ऐसे घूम रहे थे जैसे दो चहकती हुई नन्ही चिड़ियां हों। पूरे समारोह के दौरान दोनों बच्चे जानबूझकर लू जियाओ से चिपके रहे और मुझे, अपने सगे पिता को, पूरी तरह नजरअंदाज करते रहे। सुन आन्यांशी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी नजरें समय समय पर लू जियाओ पर टिक जाती थीं। उन आंखों में ऐसी कोमलता थी जो मुझे कभी नहीं मिली। प्रेसिडेंट सु सचमुच बहुत समर्पित हैं। इतने साल बीत गए, लेकिन उनकी आंखों में अब भी सिर्फ मिस्टर लू ही बसते हैं। बिल्कुल सही। यहां तक कि बच्चे भी उन्हीं की तरह हैं। मेहमानों की फुसफुसाहट साफ साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। एक सजे धजे व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, मैं कॉलेज के दिनों से प्रेसिडेंट सु और मिस्टर लू को जानता हूं। जब वे साथ थे, उनका प्यार सचमुच बहुत गहरा था। ग्रेजुएशन से पहले तो मिस्टर लू लगभग उन्हें प्रपोज ही कर चुके थे। उसके बगल वाले व्यक्ति को अचानक समझ आया। अब समझा, पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है, चाहे पति का नाम न मिला हो, लेकिन वह अब भी सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। मैं चुपचाप यह सब सुनता रहा। मेरा दिल मानो बर्फ की मोटी परत में लिपटा हुआ था। भारी जरूर था, लेकिन अब दर्द नहीं हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, अचानक एक हाथ बीच में आ गया। लू जियाओ अंदर आ गया। उसके चमड़े के जूतों की हल्की आहट सुनाई दी। उसके होठों के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। तलाक का 30 दिन वाला कूलिंग ऑफ पीरियड जल्द ही खत्म होने वाला है। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। तुम अपना वादा निभाओगे और चले जाओगे, है ना? मैंने पहली मंजिल का बटन दबाया। बिल्कुल। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मैं जल्द से जल्द यहां से चला जाऊं। लू जियाओ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह इस परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। वैसे भी नुआंशी और बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करते। धीरे धीरे वे तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लिफ्ट बुरी तरह झटकी और अगले ही पल अंधेरे में डूब गई। लू जियाओ घबराकर चिल्ला उठा। उसने जल्दबाजी में अपना फोन निकाला। मदद करो, लिफ्ट खराब हो गई है। तेज झटके से मैं दीवार से टकरा गया। मेरे माथे में भयंकर दर्द उठा। गर्म खून मेरे चेहरे पर बहने लगा। पता नहीं कितना समय बीता, फिर बाहर से भागते हुए लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं। अंदर मौजूद लोग ठीक हैं? बचाव कर्मी की आवाज लिफ्ट के दरवाजे के बाहर से आई। लू जियाओ ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमें बचाइए, मेरा पैर फंस गया है। धातु को उखाड़ने की कर्कश आवाज गूंज उठी। कुछ ही देर बाद एक तेज रोशनी अंदर आई। बचाव कर्मी ने अंदर झांककर स्थिति का निरीक्षण किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रेसिडेंट सु, दोनों सज्जनों के पैर मुड़े हुए दरवाजे में फंसे हुए हैं, लेकिन समय बहुत कम है। हम पहले केवल एक व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं। आप किसे बचाना चाहती हैं? धुंधली होती नजरों से मैंने देखा। बचाव कर्मियों के पीछे सुन आन्यांशी खड़ी थी। उसके साथ दोनों बच्चे भी थे। उसकी नजरें सिर्फ लू जियाओ पर टिकी हुई थीं। एक पल की भी देरी किए बिना उसने कहा, जियाओ को बचाओ। सोंग यान और सोंग शुआन भी रोते हुए बचाव कर्मी की बांह पकड़कर बोले, पहले अंकल जियाओ को बचाइए, जल्दी कीजिए, उन्हें बचाइए। बचाव कर्मी ने भौहें सिकोड़ लीं। प्रेसिडेंट सु, यंग मास्टर, यंग मिस। दूसरे सज्जन की चोटें कहीं ज्यादा गंभीर हैं। हमारी सलाह है कि पहले उन्हें बचाया जाए। सुन आन्यांशी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने कहा, पहले जियाओ को बचाओ। बचाव कर्मी ने बेबसी से आह भरी। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर लू जियाओ को बाहर निकालना शुरू किया। मैं चुपचाप देखता रहा। उन्होंने बहुत सावधानी से लू जियाओ को बाहर खींच लिया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे का आधा सहारा हट गया, मुड़ी तुड़ी भारी धातु का हिस्सा सीधे मेरे पैर पर आ गिरा। असहनीय दर्द पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। होश खोने से पहले आखिरी दृश्य जो मैंने देखा वह था सुन आन्यांशी का लू जियाओ को सहारा देकर वहां से ले जाना और दोनों बच्चों का उत्साहित होकर उसके आसपास मंडराना। फिर अंधकार ने मेरी चेतना को पूरी तरह निगल लिया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो नाक में अस्पताल के कीटाणुनाशक की गंध भर गई। कानों में हार्ट मॉनिटर की नियमित बीप बीप सुनाई दे रही थी। एक डॉक्टर मेरे पास आया और मेरी आंखों की जांच की। आप जाग गए हैं, आपकी 3 पसलियां टूट गई थीं। खुशकिस्मती से आपको समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया। थोड़ी भी देर होती तो आपकी जान जा सकती थी।
मैं खाली निगाहों से छत को देखता रहा। लिफ्ट दुर्घटना से पहले का आखिरी दृश्य बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। सुन आन्यांशी ने बिना एक क्षण सोचे लू जियाओ को चुना था, और जब टूटा हुआ दरवाजा मेरी ओर गिरा था तब उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन सीने से उठता तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। अजीब बात यह थी कि मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। शायद दर्द इतना ज्यादा था कि आंसू भी सूख चुके थे, या शायद मेरा दिल पूरी तरह सुन्न हो चुका था। 3 दिन बाद सुन आन्यांशी मुझे अस्पताल से लेने आई। वह दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी नजर मेरे पट्टियों से ढके सीने पर पड़ी। लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार कहा, जियाओ को भविष्य में पियानो बजाना है। मैं उसके पैर के साथ कोई जोखिम नहीं ले सकती थी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ अन्याय करना पड़ा? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, मानो वह मौसम की बात कर रही हो। तुम तो घर संभालने वाले व्यक्ति हो। अगर तुम्हारी चलने फिरने की क्षमता थोड़ी कम भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार मुझे वह औरत साफ दिखाई दी जिससे मैंने अपनी आधी जिंदगी प्यार किया था। अब मैं और सहन नहीं कर सकता था। मैं उससे कहना चाहता था कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, कि मैं उससे हमेशा के लिए दूर जाना चाहता हूं। लेकिन तभी अचानक उसका फोन बज उठा। मेरी बात बीच में ही रुक गई। सुन आन्यांशी ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से लू जियाओ की कोमल आवाज आई, नुआंशी, मैं और बच्चे रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। उसके चेहरे का भाव तुरंत नरम पड़ गया। उसने जल्दी से कॉल समाप्त कर दी। फिर उसकी आवाज दोबारा ठंडी हो गई। मुझे एक जरूरी काम है। ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। मेरी उंगलियां अनजाने में मेरी हथेली में धंस गईं। लेकिन आखिरकार मैंने उसे रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। छोड़ो, बहुत जल्द उसे लू जियाओ के बारे में सच्चाई खुद पता चल जाएगी। लू जियाओ को जल्द ही पता चल जाएगा कि तलाक का समझौता अब कानूनी रूप से प्रभावी हो चुका है। अब मुझे सुन आन्यांशी नहीं चाहिए, और वे दोनों बच्चे भी नहीं जिन्होंने मुझे एक अजनबी की तरह ठुकरा दिया था। मैंने कॉल बटन दबाया। वांग मां, कृपया मेरा सामान एयरपोर्ट भिजवा दीजिए। 1 घंटे बाद मैंने सुन आन्यांशी की सारी संपर्क जानकारी अपने फोन से मिटा दी। वार्ड की दराज में वह काली बैंक कार्ड छोड़ दी और चुपचाप निकल गया। जब विमान ने उड़ान भरी तो खिड़की के बाहर फैले बादल डूबते सूरज की रोशनी में सुनहरे और लाल रंग से रंग गए थे। मैं उस चमकते हुए आसमान को देर तक देखता रहा, फिर होठों पर हल्की मुस्कान लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस जीवन में मैं अब कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। प्यार के नाम पर खुद को मिटाने वाले वे सारे दिन आज इस विमान के साथ उसी विशाल आकाश में हमेशा के लिए खो जाएं। अब मेरे सामने जो भविष्य है वह सिर्फ मेरा अपना होगा। मैं युनचेंग पहुंच गया। यह शहर मेरे लिए बिल्कुल नया था। अजनबी होने के बावजूद यह मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास देता था। पुराने इलाके की एक शांत सड़क पर मैंने एक छोटी सी किताबों की दुकान खोली। उसका नाम था एक्सपेरिमेंट। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन वहां भरपूर रोशनी आती थी। मैंने 3 महीने लगाकर उसका नवीनीकरण कराया। जो जगह कभी जर्जर और बेरंग थी वह अब एक गर्मजोशी से भरा पढ़ने का कोना बन चुकी थी। अचानक दरवाजे पर लगी विंड चाइम बज उठी। स्वागत है। मैं आदतन मुड़ा, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति को देखकर ठिठक गया। दरवाजे पर खड़ी महिला का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उसके हाथ में एक लंबा काला छाता था जिससे बारिश की बूंदें टपक रही थीं। उसकी बाहों में लगभग 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची थी। बच्ची की 2 छोटी चोटियां बनी हुई थीं और वह शर्माते हुए उसकी बाहों में दुबकी हुई थी। महिला ने छाता समेटा और नरम स्वर में पूछा, क्या आपके पास उसकी उम्र के बच्चों के लिए चित्रों वाली किताबें हैं? तभी मैं उसका चेहरा साफ देख पाया। उसके नए नक्श किसी खूबसूरत चित्र की तरह थे। लंबे बाल लापरवाही से कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। हे सुजिवे सीनियर। महिला भी स्पष्ट रूप से चौंक गई। उसने ध्यान से मुझे देखा, फिर अचानक पहचानते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। पुरानी यादें समुद्र की लहरों की तरह उमड़ पड़ीं। सुजीवे मेडिकल कॉलेज की सबसे चर्चित छात्राओं में से एक थीं। वह मुझसे 2 साल सीनियर थीं। उस समय उन्हें असाधारण प्रतिभा माना जाता था। पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के साथ साथ वह एक बेहतरीन पियानो वादक भी थीं। अनगिनत लड़कों की ड्रीम गर्ल। मैं मुस्कुरा दिया। क्या संयोग है? फिर मैंने उनकी बाहों में मौजूद बच्ची की ओर इशारा किया। और यह कौन है? सुजिवेई ने प्यार से बच्ची की पीठ थपथपाई। मेरी भतीजी त्यान त्यान। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, त्यान त्यान, अंकल को नमस्ते कहो। बच्ची ने सिर उठाया। उसका चेहरा किसी गुड़िया की तरह नाजुक और प्यारा था। वह धीरे से बोली, हेलो अंकल। उसकी आवाज रुई जैसी मुलायम थी। मेरा दिल तुरंत पिघल गया। मैं उसके बराबर बैठ गया। हेलो, तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद हैं? अंकल तुम्हारे लिए चुनने में मदद करेंगे, ठीक है? त्यान त्यान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। फिर अचानक हाथ बढ़ाकर मेरे गाल को हल्के से छुआ। वह फुसफुसाई, अंकल बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। एक पल के लिए हवा तक जैसे थम गई। सुजिवेई के चेहरे का भाव बदल गया। वह झुककर त्यान त्यान को और कसकर अपने सीने से लगा लिया। माफ कीजिए, उसके पिता का कुछ साल पहले निधन हो गया था। मेरे सीने में एक कसक उठी।
उस छोटी बच्ची को देखकर जिसने इतनी कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था, मुझे अचानक सोंगयान और सोंगशुआन की याद आ गई। कम से कम उनके पास लू जियाओ था, लेकिन इस बच्ची के पास कोई नहीं था। मैंने धीमे स्वर में कहा, कोई बात नहीं। फिर मैंने प्यार से उसके बालों को सहलाया। तियान तियान, क्या तुम्हें परियों की कहानियां पसंद हैं? अंकल के पास यहाँ बहुत सारी सुंदर किताबें हैं। तियान तियान की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साह से सिर हिला दिया। अगले आधे घंटे तक मैं उसे तरह तरह की चित्र पुस्तकों के बारे में बताता रहा। धीरे धीरे वह खुलने लगी, यहां तक कि उसने खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहानियां सुनाने के लिए कहने लगी। सुचिवेई एक और खड़ी यह सब देख रही थी। उनकी आंखों में कोमलता भरी मुस्कान थी। जब मैं द लिटिल प्रिंस की कहानी सुना रहा था, तब तक तियान तियान मेरे पास सटकर बैठ चुकी थी। वह पूरे ध्यान से कहानी सुन रही थी। बिल चुकाते समय सुचिवेई ने धीरे से कहा, आप कहानी सुनाने का तरीका बहुत अलग है। तियान तियान आमतौर पर बहुत शर्मीली रहती है, लेकिन आज वह आपसे इतनी घुल मिल गई है। मैं मुस्कुराया और पैक की हुई किताबें तियान तियान को थमा दी। मुझे भी उससे एक अजीब सी अपनापन महसूस होता है। फिर अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, काश वह मेरी बेटी होती। जैसे ही ये शब्द निकले, मुझे तुरंत पछतावा हुआ। लेकिन सुचिवेई ने केवल चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने कोई अतिरिक्त सवाल नहीं पूछा। जब वे जाने लगीं, तो तियान तियान ने अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया। उसने मासूमियत से सिर उठाकर पूछा, क्या हम यहाँ अक्सर आ सकते हैं? मैं झुक गया और प्यार से उसकी नाक दबाई। बिल्कुल, अंकल हमेशा तुम्हारा स्वागत करेंगे। सुचिवेई ने छाता खोला और तियान तियान को गोद में उठाकर बारिश में चल पड़ी। तियान तियान उनके कंधे पर सिर टिकाए लगातार मेरी दुकान की तरफ हाथ हिलाती रही, जब तक वे मोड़ के पीछे ओझल नहीं हो गईं। मैं दरवाजे पर खड़ा उनकी धुंधली होती परछाइयों को देखता रहा। मेरे दिल में लंबे समय बाद एक गर्माहट जाग उठी। उस दिन के बाद सुचिवेई और तियान तियान मेरी दुकान की नियमित ग्राहक बन गईं। लगभग हर सप्ताहांत वे दोनों वहां आती थीं। 1-2 घंटे दुकान में बैठती और फिर चली जाती। तियान तियान हमेशा कोने में रखे छोटे सोफे पर बैठ जाती, चित्रों वाली किताब हाथ में लेकर पूरी तरह उसमें खो जाती। सुचिवेई कोई मेडिकल किताब चुनती और उसके पास बैठकर शांतिपूर्वक पढ़ती रहती। कभी कभी मैं उनके लिए फूलों की चाय बना देता। सुचिवेई हर बार विनम्रता से धन्यवाद कहती और तियान तियान मीठी आवाज में कहती, थैंक यू अंकल। फिर तुरंत अपनी किताब में खो जाती। एक धूप भरे शनिवार को सुचिवेई ने तियान तियान को मनोरंजन पार्क ले जाने का प्रस्ताव रखा। उनकी आंखों में मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने ईमानदारी से कहा, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? तियान तियान कई दिनों से कह रही है कि वह आपके साथ जाना चाहती है। मैं पहले मना करना चाहता था, लेकिन जब मैंने तियान तियान की उम्मीद से भरी चमकती आंखें देखीं, तो मेरा दिल नरम पड़ गया। मनोरंजन पार्क लोगों से भरा हुआ था। तियान तियान ने अपने बाएं हाथ से सुचिवेई का हाथ पकड़ा हुआ था और दाएं हाथ से मेरा। वह खुशी से इधर उधर दौड़ रही थी। हमने कैरोसेल की सवारी की, बम्पर कारें चलाईं और यहां तक कि फेरिस व्हील के लिए भी साथ में लंबी लाइन में खड़े हुए। जब फेरिस व्हील सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंचा, तो तियान युआन ने अचानक दूर आसमान में तैरते बादलों की ओर इशारा किया। मेरे पापा वहां रहते हैं। मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। सुचिवेई ने धीरे से तियान युआन को अपनी बाहों में समेट लिया और कोमल स्वर में कहा, तुम्हारे पापा आसमान से तुम्हें देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम हर दिन खुश रहो। तियान युआन ने सिर हिलाया। फिर अचानक मेरी ओर मुड़कर बोली, अंकल क्या आप मेरे नए पापा बन सकते हैं? एक पल में माहौल जम सा गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं। सुचिवेई ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। तियान युआन ऐसी बातें नहीं करते। तियान युआन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। मैं बेकार की बात नहीं कर रही। मुझे अंकल अच्छे लगते हैं और अंकल को भी तियान युआन पसंद है ना? उसके चेहरे पर जिद भरा भाव देखकर मुझे अचानक सोंगयान की याद आ गई। वह भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक बार जो बात मन में ठान लेती, उसे आखिर तक नहीं छोड़ती थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल अंकल को तियान युआन बहुत पसंद है, लेकिन पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। वो हमेशा एक ही होते हैं। तियान युआन ने आधा समझते हुए सिर हिलाया, फिर चुपचाप वापस सुचिवेई की बाहों में सिमट गई। घर लौटते समय तियान युआन पिछली सीट पर सो गई। सुचिवेई गाड़ी चला रही थी। वह बीच बीच में रियर व्यू मिरर से मेरी ओर देख लेती थी। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, आज उसके साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। वह बहुत समय बाद इतनी खुश दिखाई दी है। मैंने सिर हिलाया। मैं भी खुश था। खिड़की के बाहर डूबते सूरज की रोशनी बादलों को सुनहरे और लाल रंग में रंग रही थी। मैंने अनजाने में हाथ उठाकर धूप से आंखें बचाईं। मेरी बांह की आस्तीन खिसक गई। मेरी कलाई पर बना पुराना निशान दिखाई दे गया। सुचिवेई की नजर एक क्षण के लिए उस निशान पर ठहर गई। फिर उन्होंने तुरंत नजरें हटा लीं, लेकिन बाकी पूरे रास्ते उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी रहीं। 1 सप्ताह बाद सुचिवेई अकेली पुस्तकालय आईं। उनके हाथ में एक थर्मस था। उन्होंने वह मेरी ओर बढ़ा दिया। यह मैंने खुद बनाया है। यह मन को शांत करने वाली हर्बल चाय है। शायद इससे आपकी नींद थोड़ी बेहतर हो जाए। मैंने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आती? हालांकि मैं उस पुराने जीवन को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन वहां की घटनाएं अब भी मेरे भीतर कहीं गहराई से बसी हुई थीं। पता नहीं कितनी रातें ऐसी गुजरी थीं जब मैं बुरे सपनों से घबराकर जाग गया था। सुचिवेई की आंखों में डॉक्टर वाली समझ और कोमलता झलक रही थी। क्या आप भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं?
सच कहूं तो अगर कभी कोई बात आपको परेशान करे तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। मुझे लगता है कि अब हम अच्छे दोस्त कहलाने लायक तो बन ही चुके हैं, है ना? मैंने अनायास अपनी आस्तीन नीचे खींच ली और कलाई का निशान ढक लिया। सुजिवेई ने तुरंत कहा, माफ कीजिए, मुझे इतना निजी सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन एक डॉक्टर और एक दोस्त होने के नाते मैं बस यही चाहती हूं कि आप अपना ख्याल रखें। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मैं समझता हूं। चाय के लिए धन्यवाद। अगर भविष्य में मुझे सचमुच किसी मदद की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। चिंता मत कीजिए। कभी कभी वह तियाना युआन को साथ लेकर आती थीं, कभी अकेली आती थीं। हर बार उनके हाथ में कोई छोटा सा उपहार या फिर घर पर बनाई हुई शांतिदायक चाय जरूर होती थी। धीरे धीरे मुझे इस साथ की आदत हो गई। कभी कभी जब मैं उन्हें और तियाना युआन को पुस्तकालय में बैठकर पढ़ते हुए देखता तो खो जाता। ऐसा लगता मानो यही वह जीवन था जिसकी मैंने हमेशा कल्पना की थी। सादा, शांत और गर्मजोशी से भरा हुआ। एक बरसाती रात में किताबों की अलमारियां व्यवस्थित कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो बाहर सुजिवेई खड़ी थीं। वह पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थीं। उनकी बाहों में तेज बुखार से तपती हुई तियाना युआन थी। उन्होंने संकोच भरे स्वर में कहा, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफ कीजिए। तियाना युआन जिद कर रही थी कि उसे आपसे मिलना है। उसका कहना है कि वह तभी सो पाएगी जब आप उसे कहानी सुनाएंगे। मैंने तुरंत उन्हें अंदर आने दिया। मैंने तियाना युआन को गोद में लिया। उसका शरीर तप रहा था। उसका लाल चेहरा देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। अंकल यहीं हैं। डरो मत तियाना युआन। उस रात मैं उसके बिस्तर के पास बैठा रहा। धीमी आवाज में उसे कहानियां सुनाता रहा। सुजिवेई पास बैठी हमें देखती रही। उनकी आंखों में एक कोमल मुस्कान थी। जब आखिरकार तियाना युआन सो गई तब तक बाहर की बारिश भी थम चुकी थी। सुजिवेई ने धीरे से कहा, धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया और उठने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से मेरे पैर सुन्न हो चुके थे। मैं लगभग लड़खड़ा गया। जिवेई ने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया। जब मैं सीधा खड़ा हुआ तब एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। हम दोनों के चेहरे हल्के लाल हो गए। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर हम दोनों ने एक साथ नजरें फेर लीं। मेरे गायब हुए पूरे 1 महीना बीत चुका था। तब जाकर सुन यिंगशी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे हमेशा लगता रहा था कि मैं सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यह सब कर रहा हूं, लेकिन जब उसने पाया कि किसी भी तरह मुझसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तब उसने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने मेरे पुराने दोस्तों को फोन किया, लेकिन सबका जवाब एक जैसा था। किसी ने भी मुझे नहीं देखा था। उसने झुंझलाकर फोन काट दिया। फिर सीधे स्टडी रूम में गई, कंप्यूटर खोला और मेरे बैंक खाते की जानकारी निकाली। स्क्रीन पर वही ब्लैक कार्ड दिखाई दिया जो उसने मुझे दिया था। उसकी रकम में 1 भी रुपए की कमी नहीं हुई थी। घर छोड़ते समय मैं सिर्फ अपनी बचत लेकर गया था। सुपरिवार के पैसे को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था। वह ठंडी हंसी हंसी। अच्छी खासी स्वाभिमान है इसमें। फिर उसने कंप्यूटर बंद कर दिया। वह अब भी यही सोच रही थी कि मैं बस चाहता हूं कि वे लोग मुझे ढूंढते हुए वापस आए। इतने बचकाने तरीके, इनका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सोंग यान एंड सोंग शुआन स्कूल की बातें कर रहे थे। लू झाओ प्यार से उनके लिए खाना परोस रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुराकर सुन यिंगशी की ओर भी देख लेता था। पूरा दृश्य बेहद सामंजस्यपूर्ण और आदर्श परिवार जैसा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों सुन यिंगशी को लग रहा था कि कुछ कमी है। सोंग शुआन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और पूछा, मम्मी, अगले हफ्ते स्कूल में पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे है, क्या आप अंकल झाओ के साथ आएंगी? सुन यिंगशी ने सहजता से जवाब दिया, बिल्कुल। लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गई। पहले तुम्हारे साथ कौन जाता था? क्या तुम्हारे पापा? दोनों बच्चों के चेहरे पर तुरंत नापसंदगी उभर आई। वही जाते थे। सोंग यान ने होंठ सिकोड़ लिए। उसके चेहरे पर उदासीनता साफ थी। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि वो आए। वो पूरा दिन घर में खाना बनाते रहते हैं और सफाई करते रहते हैं। कभी बाहर भी नहीं निकलते और अपने पहनावे का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। हमें सच में अच्छा नहीं लगता था कि वो वहां आए। सोंग शुआन भी तुरंत बोली, बिल्कुल। अंकल झाओ हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और बहुत हैंडसम लगते हैं। हमारे सारे सहपाठी हमसे जलते हैं। लू झाओ मुस्कुराया और सुन यिंगशी के सामने कॉफी का कप रख दिया। यिंगशी, इसे छक कर देखो। मैंने खास तौर पर नौकरों से तुम्हारी पसंद के अनुसार बनवाया है। सुन यिंगशी ने एक घूंट लिया। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। बहुत ज्यादा मीठी है। अतीत में उसकी कॉफी हमेशा मैं खुद पीसा करता था। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। मुझे अच्छी तरह याद था कि वह बिना चीनी की कॉफी पीती थी। उसमें सिर्फ 1 चम्मच। लू झाओ ने चिंता भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ? क्या यह आपके स्वाद के अनुसार नहीं है? सुन यिंगशी ने कप मेज पर रख दिया। आखिर में उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने कपड़े ठीक किए और खड़ी हो गई। मैं कंपनी जा रही हूं। आने वाले दिनों में सुपरिवार की जिंदगी ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती रही, लेकिन धीरे धीरे कुछ सूक्ष्म बदलाव चुपचाप घर में जगह बनाने लगे। लू झाओ ने कभी घर का काम नहीं किया था। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसने सब कुछ नौकरों के हवाले कर दिया। ऊपरी तौर पर घर पहले की तरह चलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन सुन यिंगशी और घर के बाकी लोग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे
कि कुछ बदल गया है। अब अलमारी में वे मुलायम, आरामदायक और सावधानी से इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं मिलते थे। रात को सोने से पहले मेज पर रखा दूध का गिलास भी गायब हो गया था। हर व्यक्ति की पसंद के अनुसार तैयार होने वाला भोजन भी अब नहीं बनता था। सब कुछ जैसे अचानक गायब हो गया था। हालांकि जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं आई थी, लेकिन घर में अब वह पुरानी गर्माहट नहीं बची थी। एक दिन सुनयिंगशी एक व्यावसायिक समारोह से देर रात घर लौटी। वह लड़खड़ाते हुए सोफे तक पहुंची और बैठ गई। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम जा सकते हो। सहायक के चले जाने के बाद पूरा घर शांत हो गया। सुनयिंगशी ने थके हुए हाथों से अपनी कनपटियां दबाईं और आदतन आवाज लगाई, सब लोग कहाँ हैं? लेकिन बोलते ही वह अचानक रुक गई। आज सब कुछ अलग लग रहा था। उसके लिए कोई लाइट जलती नहीं छोड़ी गई थी। सामने वाली छोटी मेज पर गर्मा गर्म हैंगओवर सूप का कटोरा भी नहीं रखा था। उसने तुरंत नौकरों के क्वार्टर में फोन लगाया और कठोर स्वर में पूछा, वांग मां, मैंने कहा था कि आज मेरी सोशल मीटिंग है, फिर घर पर मेरे लिए कुछ भी तैयार क्यों नहीं किया गया? कुछ ही देर में वांग मां घबराई हुई बैठक में आ पहुंची। माफ कीजिए मिस्सू, आपके देर रात लौटने की सारी तैयारी हमेशा मास्टर साहब खुद किया करते थे, इसलिए इस बार हम सब भूल गए। और जो हैंगओवर सूप आप पीती थीं, उसके लिए वे खुद सामग्री खरीदते थे और कई घंटों तक रसोई में खड़े होकर उसे पकाते थे। वह कभी हमें उसमें हाथ लगाने भी नहीं देते थे। अगर आप चाहें तो मैं अभी जाकर बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। सुनयिंगशी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उठी। तो यह सब सालों से मैं ही उसके लिए करता आ रहा था। उसे हमेशा पता था कि मैं इस घर की बहुत परवाह करता हूँ, लेकिन आज पहली बार उसे इतनी गहराई से एहसास हुआ कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया था। और पहली बार उसके भीतर पछतावे और अपराधबोध जैसी भावना जागी। सुनयिंगशी रसोई के बीचों बीच खड़ी रही। संगमरमर के ठंडे काउंटर पर उसका उदास चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। वांग मां बगल में खड़ी थी और बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद सुनयिंगशी ने भारी आवाज में पूछा, तो इन 6 वर्षों में वह यह सब चुपचाप करता रहा और कभी कुछ नहीं बोला? वांग मां ने सावधानी से सिर हिलाया। मास्टर साहब हमें कभी बीच में नहीं आने देते थे। वह कहते थे कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बाहर मिलने वाला हैंगओवर सूप शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए उसे सही आंच पर खुद पकाना जरूरी है। सुनयिंगशी की उंगलियां अनजाने में काउंटर पर थिरकने लगीं। पूरे 6 साल जब भी वह किसी सामाजिक कार्यक्रम से लौटती थी, चाहे रात कितनी भी देर क्यों ना हो, मेज पर हमेशा गर्म सूप उसका इंतजार करता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे मेरी जागी हुई रातें और मेहनत छिपी थीं। वांग मां ने झिझकते हुए पूछा, मिस, क्या मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूं? सुनयिंगशी मुड़ी और सीढ़ियों की ओर चल दी। जरूरत नहीं, तुम जाकर आराम करो। जब वह मास्टर बेडरूम के पास से गुजरी तो उसे लू जियाओ की स्थिर सांसों की आवाज सुनाई दी। वह नींद में करवट बदल रहा था। रेशमी चादरों से हल्की सरसराहट की आवाज आई। सुनयिंगशी दरवाजे पर खड़ी रह गई। अचानक उसे मेरी याद आ गई। जब मैं पहली बार इस घर में आया था, तब वह इस तय्यशुदा शादी वाले पति को देखना तक नहीं चाहती थी। इसीलिए वह अक्सर बाहर रहने के बहाने ढूंढती रहती थी। कई रात घर नहीं लौटती थी, लेकिन चाहे वह किसी भी समय वापस आती, मैं हमेशा लिविंग रूम में उसका इंतजार करता मिलता था। जरा सी आहट पर मेरी आंख खुल जाती थी। वह मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। यह सब देखने के बाद भी वह मेरी ओर नजर तक नहीं डालती थी और सीधे अपने कमरे में चली जाती थी। फिर भी मैं वर्षों तक यही करता रहा, यहां तक कि एक दिन वह मेरे लिए रुक गई और उसने मेरे ऊपर एक कंबल भी डाल दिया। सब कुछ आखिर कब बदल गया? शायद तब जब लू जियाओ वापस लौटा था, क्योंकि उसके बाद वह अधिकतर समय उसी के कामों में व्यस्त रहने लगी थी। धीरे धीरे उसका घर आना कम होता गया। एक बार लू जियाओ ने कहा था कि वह बच्चों से मिलना चाहता है। तब वह बच्चों को भी उसके पास ले गई और शायद उसी दिन से बच्चों और लू जियाओ का संपर्क बढ़ता गया। ज्यादातर समय वे उसी के साथ बिताने लगे। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी सवाल नहीं उठाया। मैंने उससे पूछा था, ये तुम मेरी पत्नी हो, झाओ यान और झाओ शुआन मेरे बच्चे हैं, तो फिर तुम हर दिन किसी और की देखभाल क्यों करती रहती हो? लेकिन उस समय उसका दिल पूरी तरह लू जियाओ के पास था, जो अभी अभी उसकी जिंदगी में वापस आया था। मेरे सवाल उसे और भी बुरे लगते थे। वह ठंडी आवाज में बोली थी, क्या तुम भूल गए हो? अगर तुम बीच में नहीं आते तो इस घर का मालिक वही होता। उस समय मैं वहीं खड़ा उसे देखता रह गया था। मेरी आंखों में गहरा निराशा भरा दर्द था। उस बातचीत के बाद मैंने फिर कभी यह विषय नहीं उठाया, मानो वह बातचीत कभी हुई ही नहीं थी और वह इससे संतुष्ट थी। उसे लगता था कि मैं समझदार हो गया हूं। यह सोचते हुए वह अनजाने में बच्चों के कमरे की ओर बढ़ गई। सोंग यान और सोंग शुआन गहरी नींद में सो रहे थे। उनके छोटे छोटे सिर एक दूसरे से टिके हुए थे। बिस्तर के पास रखे फोटो फ्रेम में उनकी और लू जियाओ की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। मेरी तस्वीर जाने कब हटा दी गई थी। जहां कभी मेरी तस्वीर टंगी रहती थी, अब वहां खाली जगह थी। उस खाली स्थान को देखकर न जाने क्यों उसके दिल में भी एक अजीब खालीपन उतर आया। वह मास्टर बेडरूम में वापस नहीं गई, बल्कि अकेली गेस्ट रूम में चली गई। खिड़की से आती चांदनी कमरे में ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। सुनयिंगशी ने अलमारी से व्हिस्की की बोतल निकाली और सीधे बोतल से एक लंबा घूंट भर लिया। जलता हुआ तरल उसके गले से नीचे उतरा।
लेकिन उसके दिल की बेचैनी को शांत नहीं कर सका। उस दिन के बाद सुन यिंगशी ने अक्सर बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाना शुरू कर दिया। वह घर कम से कम आने लगी। उसकी गैर मौजूदगी से लू जियाओ और भी निश्चिंत हो गया। दिन भर या तो जिम में रहता या गेम खेलता रहता। सोंग यान और सोंग शुआन को अब स्कूल छोड़ने और लाने वाला भी कोई नहीं था। उन्हें खुश करने के लिए लू जियाओ अक्सर चोरी छिपे स्कूल से छुट्टी दिलवा देता था। बच्चों ने भी उसकी नकल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने स्कूल जाना लगभग छोड़ ही दिया। वे क्लास बंक करने लगे और पूरा दिन बाहर घूमते रहते। जब लू जियाओ को इस बात का पता चला तो उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन घर की हाउसकीपर ने उसे फोन किया। सर, यंग मास्टर और यंग मिस इन दिनों लगातार स्कूल से छुट्टी कर रहे हैं। टीचर कई बार घर फोन कर चुकी हैं। वे चाहती हैं कि आप और मिस सु बच्चों को थोड़ा अनुशासन सिखाएं। वे हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। क्या आप आकर उनसे बात कर सकते हैं? कम से कम उन्हें स्कूल तो भेजिए। लू जियाओ आलस से सोफे पर टिक गया। ठीक है, समझ गया, मैं बाद में देख लूंगा। और इस बारे में न्यूआंशिंग को बताने की जरूरत नहीं है। वह पहले ही काम में बहुत व्यस्त रहती है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। फोन कट गया। पास बैठे एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, क्या बात है, तुम सच में उन दो झंझटों की चिंता करोगे? अमीर औरत से शादी करना तो बढ़िया है, लेकिन उसके 2 बच्चे भी साथ हों, यह तो सिरदर्द है। लू जियाओ ने आलस से जम्हाई ली। उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। किसने कहा कि मैं उन्हें संभालने वाला हूं? मैं तो चाहता हूं कि वे निकम्मे बन जाएं, ताकि भविष्य में मेरे अपने बच्चों के साथ विरासत के लिए मुकाबला न कर सकें। यह कहते हुए उसने सोंग यान और सोंग शुआन की क्लास टीचर का नंबर मिलाया। हेलो टीचर, इन दिनों बच्चों के घर में कुछ निजी मामले चल रहे हैं। अगर वे स्कूल ना आए तो ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप हमारे परिवार की स्थिति जानती हैं। उन्हें पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है और उनकी मां इन दिनों बहुत व्यस्त हैं। अगर कोई बात हो तो सीधे मुझसे संपर्क कीजिए। उन्हें इस बारे में मत बताइए। फोन रखने के बाद उसने राहत की सांस ली, फिर इस पूरी बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसी शाम वह उम्मीद से पहले जिम से घर लौट आया। बैठक पूरी तरह अस्त व्यस्त थी। बच्चों ने हर तरफ खिलौने फैला रखे थे। उसे देखते ही दोनों बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। अंकल जियाओ, आप आखिरकार आ गए। हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन इस बार उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। हमेशा मुस्कुराने वाला लू जियाओ आज बेहद ठंडा लग रहा था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, ठीक है, समझ गया, मुझे अभी और काम है, तुम दोनों खुद खेलो। सोंग यान को लगा कि वह पहले की तरह ही उनके साथ प्यार से पेश आएगा। उसने नाराज होकर खिलौना जमीन पर पटक दिया। नहीं अंकल, आप हमारे साथ खेलिए। यह सुनते ही लू जियाओ का चेहरा अचानक डरावना हो गया। जो आंखें पहले हमेशा कोमल दिखती थीं, उनमें अब जरा भी गर्मजोशी नहीं थी। वह ठंडी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने? तुम समझते क्या हो खुद को? जानते हो तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? बहुत जल्द मैं तुम्हारी मां से शादी करूंगा और इस घर का नया मालिक बन जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारी मां को तुम्हारा निकम्मा बाप कभी पसंद नहीं था। जल्द ही वह तुम दोनों से भी ऊब जाएगी। दोनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। वे जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। लू जियाओ ने उनकी हालत देखकर संतोष से कहा, अच्छा है कि तुम समझ गए। याद रखना, आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, और अगर दोबारा मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो फिर मेरे बुरे व्यवहार की शिकायत मत करना। यह कहकर उसने बच्चों को आखिरी बार घूरा, फिर ठंडे चेहरे के साथ ऊपर चला गया। उस दिन के बाद लू जियाओ के प्रभाव में घर के नौकरों का रवैया भी बदलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। यहां तक कि उनके लिए समय पर खाना बनाना भी कम कर दिया गया। अक्सर दोनों बच्चों को तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक लू जियाओ खाना खाकर उठ न जाए। फिर वे बचे हुए खाने से पेट भरते। तेज धूप विला की सुनहरी सजावट पर चमक रही थी। सुपरिवार की आलीशान कोठी में एयर कंडीशनर लगातार गूंज रहा था। सोंग यान और सोंग शुआन गेम रूम के कालीन पर बैठे लेगो जोड़ रहे थे। वे बीच बीच में लू जियाओ की ओर देख लेते, जो शीशे के सामने खड़ा अपनी टाई ठीक कर रहा था। सोंग शुआन ने हिचकते हुए कहा, अंकल जियाओ, क्या हम आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? आपने पिछले हफ्ते वादा किया था। जब मम्मी ने आपको नई घड़ी दी थी तो आप बहुत खुश थे। तब आपने हमें कहा था कि आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे, लेकिन लू जियाओ ने मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने झुंझलाकर कहा, दिखाई नहीं देता मैं व्यस्त हूं? सोंग यान ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, लेकिन आपने वादा किया था। अचानक लू जियाओ घूमकर उनकी ओर देखने लगा। उसके हाथ में पकड़ी टाई सिकुड़ गई। कितने परेशान करने वाले हो तुम दोनों, हर समय बस खाने पीने की ही पड़ी रहती है। देखो अपनी हालत, कितने दुबले हो गए हो। दोनों बच्चे डर कर और पास सिमट गए। उनके पिता के जाने के बाद उन्होंने अंकल जियाओ का वह पुराना स्नेह कभी महसूस नहीं किया था। वह प्यारी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह हमेशा चिड़चिड़ापन, नाराजगी और डांट फटकारने ले ली थी। सोंग शुआन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह रोने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि पिछली बार जब वह रोई थी तब लू जियाओ ने उसे जोर से चुटकी काटी थी और धमकी दी थी कि अगर उसने मम्मी से कुछ कहा तो वह उसके सारे पसंदीदा खिलौने फेंक देगा। उसी दिन सुन नुआनशिंग ने असामान्य रूप से कहा कि वह रात का खाना घर पर खाएगी। जब वह उस रात घर पहुंची तब तक दोनों बच्चे सो चुके थे। लू जियाओ बाथरोब पहने उसकी ओर बढ़ा।
उसके शरीर से ताजगी भरी हल्की खुशबू आ रही थी। रोशनी में उसकी त्वचा बेहद चिकनी और आकर्षक लग रही थी। उसने नरम स्वर में कहा, आखिरकार काम खत्म हुआ, अब घर आने का समय मिल गया। सुन नुआन सिंह ने अपना कोट उतार दिया, फिर बोली, हाल ही में कंपनी के विलय से जुड़े कुछ मसले थे, अब शायद मैं पहले से ज्यादा घर आ सकूंगी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर अचानक पूछा, बच्चे कहाँ हैं? काफी समय से मैंने उन्हें ठीक से देखा ही नहीं। लू जियाओ ने धीरे से उसकी कमर में बांह डाल दी। वे जल्दी सो गए। चिंता मत करो, मैं उनकी बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहा हूं।